नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कंसंट्रेशन सेल की, और कंसंट्रेशन सेल पे शायद क्वेश्चन नहीं कराया है, तो अभी कुछ क्वेश्चन कराते हैं कंसंट्रेशन सेल पे, और उसके बाद फिर प्रेशर चेंज करके भी कंसंट्रेशन सेल की को डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया जाए सीधे, या कंसंट्रेशन सेल के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। कंसंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड सेल 0 होता है और दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हैं और दोनों सोल्यूशन, दो अलग अलग सोल्यूशन है ना, एक कैथोड है एक एनोड है। तो कैथोड एनोड का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। कंसंट्रेशन क्या है? अलग अलग है। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें लेते हैं Ag प्लस इक्वस Ag प्लस इक्वस Ag। अच्छा, ये दोनों सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक है, इक्वस ये 0.1 m है और ये कितना है? 10 m है। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो अब हमारा जो सोल्यूशन, फाइंड ई सेल हमको बताना। C1 C2 हमने बोला था कि आप C1 C2 भी याद कर सकते हैं, या एक बार इसको देख लेते हैं। Ag प्लस Ag प्लस Ag। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्टेंट है और ये कौन है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो यहाँ गया, तो ये कितना हो गया? 0.1 m। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है तो यहाँ आ गया, ये कितना है? 10 m, और ये तो सॉलिड है। अब ई सेल सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये जो सिंगल लाइन है उसके लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है। इधर भी सिंगल लाइन है, इधर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है। और जिसके सामने जो कंसंट्रेशन आती जाए वो कंसंट्रेशन लिखते जाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये क्या है? ये है एनोड है, और ये कौन है? ये कैथोड है, ये कैथोड है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0, ई स्टैंडर्ड सेल 0 माइनस 0.059 अपॉन, अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है? 0.1, और रिएक्टेंट कितना है? 10। ठीक है, तो आपने ये इसको ऐसे कर दिया 0.059 लॉग, भाई यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव किया तो ये ऊपर चला गया, तो ये लॉग 10 अपॉन 0.1, मतलब लॉग कितना हो गया? 100 हो गया। लॉग 100 की वैल्यू 10 टू पावर 2, और 2 मतलब लॉग 2 log 10 हो जाएगा, और 2 log 10 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.059 इंटू कितना? 2। अब 0.059 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.118 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि हमने जो लिया था ये क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, फॉर पॉजिटिव ई सेल, for positive E cell, concentration at an cathode
should be higher than concentration at एनोड। अब वो चाहे C1 हो चाहे C2 हो जो भी हो, लेकिन कंसंट्रेशन एट कैथोड, अब देखिए जैसे कैथोड का ज़्यादा था एनोड का कम था, हमने इसको लिया, ये पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। अगर यही को पलट देते हम तो ये नेगेटिव में आ जाता। भाई इसको 10 कर देते, इसको 0.1 कर देते तो क्या आ जाता, ये माइनस में आंसर आ जाता। तो इससे ये प्रूव होता है कि कंसंट्रेशन एट कैथोड शुड बी हायर देन कंसंट्रेशन एट एनोड। ठीक है, ये कंसंट्रेशन सेल आपको समझ में आ रहा है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट घुस जाते हैं, जब आप पीएच वीएच घुसा देते हैं इसके अंदर तो और भी कॉन्सेप्ट आपके घुस जाते हैं, लेकिन जब आपको पीएच एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मतलब कंसंट्रेशन सेल में ही एक और क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रेशर, डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रेशर हो, प्रेशर क्या हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे प्रेशर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे देखिए क्वेश्चन ले लिया जाए, फाइंड ई सेल ऑफ ठीक है, ये हमने 0.1 m ले लिया, ये भी 0.1 m ले लिया, ये हमने 2 ATM ले लिया, ये हमने 10 ATM ले लिया। ठीक है, 10 ATM ले लिया। अच्छा अभी क्या करते हैं, इसको कोई ATM नहीं लेते, इसको P1 ATM कर देते हैं, इसको P2 ATM कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपने रिएक्शन, पहले आपको रिएक्शन लिखना है। देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, Cl माइनस Cl2 Cl माइनस Cl2, लेकिन आपका ये Cl माइनस है तो Cl माइनस Cl2 में जाएगा तो 2 Cl माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, ये Cl2 Cl माइनस में जाएगा तो 2 Cl माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट मीन्स कि n की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं आप, वो 2 है। ठीक है, n की वैल्यू 2 है। तो आप यहाँ पर देखिए ये है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये कितना है, P1 ATM, ये रिएक्टेंट है, ये कितना है, P2 ATM। P2 ATM क्या है, ये तो कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 m है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 0.1 m है, दोनों जगह कंसंट्रेशन 0.1 m है, 0.1 m 0.1 m। ठीक है, तो अब आपने इसको ई सेल लिखा, ई स्टैंडर्ड सेल तो 0 है, माइनस 0.059 अपॉन n, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है लेकिन अभी हम n लिख रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, P1 है और रिएक्टेंट कौन है, P2 है। प्रोडक्ट कौन है, P1 है, रिएक्टेंट कौन है,
P2। समझ पा रहे हैं? तो हमारा जो है ये आ गया ऐसे। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log P2 अपॉन P1। हमने माइनस हटाया, यहाँ से माइनस हटाया तो इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलिए, तो अब हमारा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, P2 क्या है? तो P2 है प्रेशर एट कैथोड और P1 क्या है, प्रेशर एट एनोड। तो ई सेल क्या लिख देंगे, 0.059 अपॉन n log P एट कैथोड अपॉन P एट एनोड। तो ये फॉर्मूला भी आप अपना सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करके अगर आप ऐसे बना के करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे आप फार्मूला याद करने के में माहिर है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये तब हुआ जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, मतलब सेम हुआ। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सेल है जिसमें अभी हमने कोई वैल्यू नहीं ली थी, इसलिए कोई आंसर हमारा ई सेल पूरा निकला नहीं, हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया था। अब हम एक और क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं कंसंट्रेशन सेल को। कंसंट्रेशन सेल विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रेशर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन भी और डिफरेंट प्रेशर भी। कंसंट्रेशन सेल है लेकिन डिफरेंट प्रेशर भी है और डिफरेंट कंसंट्रेशन भी। चलिए देखें, H2 प्लेटिनम लिखना जरूरी, H प्लस H2 प्लेटिनम लिखना जरूरी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये P1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये P2 है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब चाहे जैसे कुछ लोग इसको PA इसको CA लिख देते हैं, A फॉर एनोड, और इसको CC और इसको PC लिख देते हैं, C फॉर कैथोड। कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, अब इसको रिएक्शन लिख दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, H2 गैस है वो, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये कौन है, रिएक्टेंट क्या है, P1, ये है P1। अच्छा ये कौन है, प्रोडक्ट क्या है, C1, ठीक है। ये हो गए दोनों C1 और P1 एनोड वाले, कैथोड वाले, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए ई सेल जीरो माइनस 0.059 अपॉन क्या करना है, n कर देना है, n कर दीजिए या 2 कर दीजिए। अभी H लिया है स्पेशली आपने तो 2 कर दीजिए।
अब कंसंट्रेशन ऑफ लॉग, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर दोनों लेना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना, C1 स्क्वायर इंटू कितना P2, C1 स्क्वायर इंटू P2, और यहाँ पर रिएक्टेंट C2 स्क्वायर इंटू P1, C2 स्क्वायर इंटू P1। ठीक, समझ पा रहे हैं। अब हम इसको देखो P1 P2 P2 P1 याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर P1 P2, यहाँ पर P1 P2, वहाँ पर आप देख रहे थे कि वहाँ प्रोडक्ट, वहाँ पर H2H+, यहाँ H2H+ में बदल रहा था, वहाँ पर Cl2 Cl- में चेंज हो रहा था, अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये P1 P2 और ये सब याद रखेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे फॉर्मूला है। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा E सेल इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग C2 स्क्वायर P1/C1 स्क्वायर P2। ठीक है, ये हुआ किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो और वो कंसंट्रेशन सेल हो। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, आइए समझते हैं। अब देखिए, अभी तक हम कंसंट्रेशन बदल रहे थे, एक बार प्रेशर बदल रहे थे, अब कंसंट्रेशन भी बदल दिया और प्रेशर भी बदल दिया। ठीक है, इधर वाले को हम 1 मान रहे हैं और इधर वाले को हम 2 मान रहे हैं। इसको बोल रहे हैं हम P1 C1, इसको बोल रहे हैं P2 C2 P2। ठीक है, समझ पा रहा है, या कुछ नहीं तो रिएक्शन लिख देंगे। ये हमारा हो गया 2 ATM, ये हो गया हमारा 0.1 M। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको 0.01 M कर देते हैं और इसको 0.1 M कर देते हैं, और ये हमारे कर देते हैं 10 ATM। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा, फाइंड E सेल। ठीक है, फाइंड E सेल। अब बताइए, पूरा करके दिखाएं या C1 C2 मान ले, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमने इसको मान लिया, ये हो गया P1 C1 C2 P2, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हम रख के देखेंगे, फाइनल हम एक बार रख के देखेंगे। पहले ऐसे कर ले, पहले हम कर लेते हैं H2 2H+, 2H+ H2, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ये कौन है, 2 ATM, ये कौन है 0.1, ये कौन है, यहाँ है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ है, ये कितना है 0.01, और ये कितना है 2 ATM, नहीं ये है ना 10 ATM, ये 10 ATM। ठीक है, अब E सेल 0 - 0.059/2। ठीक है, लॉग, देखिए ये हो गया 10⁻² इंटू 10। ये क्या हो गया, ये हो गया 10⁻1 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻², ये 10⁻4 और ये 10⁻2 ऊपर बचेगा, इससे कैंसिल होगा, 10⁻2 बचेगा और ये 10⁻1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बड़ा तामझाम हो गया ना।
चलो करते, पलट देते, इसको पलट देते। ये हो गया ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log 20। पलट दिया, 20 आ गया। या समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये हो गया 10 to power -4, ये हो गया 10 to power -2, कैंसिल हुआ, ये बचा 10 to power -2। 10 to power -2 से ये जो है 10 to power -1 हो गया, ठीक है। ऊपर 10 to power -1 हो गया और नीचे कितना है 2। इसको पलटा तो नीचे का 10 to power -1 ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा 20, तो ये 20। अब log 20 की वैल्यू क्या होती है? तो log 10 प्लस log 2। log 20 की वैल्यू क्या है? log 10 प्लस log 2। 10 की वैल्यू होती है 1 और 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये हो जाएगा 1.3। तो हो जाएगा 0.059 इंटू 1.3 अपॉन 2। ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 0.6 मान सकते हैं, तो ये हो गया 0.03 इंटू 1.3, तो 39 039 ये आ गया वोल्ट, ठीक है। अब इसको देखो वहां से करके देखते हैं, वहां से करके देखते हैं। P1 C1 C2 P2, अब ऐसे करके देखते हैं, इसी चीज को वहां से करके देखते हैं। ये हमारा 0.39 आया। अब आप इसको यहां करके देखिए, तो हमने इसको लिया ई सेल, इसको लो 0.03, ये हमने डिवाइड कर दिया इसमें, 0.06 को 0.03 बना दिया, ठीक है। लॉग C2 कितना है? ये 10 to power -2। P1 कितना है? 2 है। C1 कितना है? 10 to power -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 to power -4, और ये कितना हो गया? 10, ठीक है। तो ये बचा 10 to power -3, ऊपर गया 10 to power 3, और 10 to power 3 से ये 10 to power -2 कैंसिल हुआ, कितना बचा? 10, और ये हो गया 20। तो हो गया 0.03 log 20, और ये हो गया 0.03 इंटू 1.3। अब आपको लगेगा सर बहुत छोटे में सॉल्व किया है आपने ये, और ये बहुत बड़े में। नहीं, ये बड़े में नहीं सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व आपको दिखाने के चक्कर में इतना बड़ा किए हैं, वरना सॉल्व तो यही हो गया। ये लिखना गलत नहीं कराएगा। वहां अगर P1 P2 C1 C2 में कोई एक गड़बड़ हुआ तो पूरा मामला फेल होगा, पूरा मामला, सब कुछ फेल हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा आपको। समझ पा रहे हैं? सब कुछ फेल हो जाएगा। अब बात करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इसके लिए आप हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको बोलते हैं यूजफुल वर्क।
यूजफुल वर्क बोला जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको क्या बोलते हैं? यूजफुल वर्क बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने ये आपको पहले भी बताया है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। और चार्ज की जगह पे हमने लिया था क्या? N इंटू एफ, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हमने क्या लिया था? E। ठीक है, तो यहाँ W इज इक्वल टू क्या हो गया? NFE। W इज इक्वल टू क्या हो गया? NFE। ठीक है, डेल्टा G क्या था? या W इज इक्वल टू क्या था? डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो W इज इक्वल टू था माइनस डेल्टा G, या डेल्टा G इज इक्वल टू क्या था? माइनस W, और माइनस W क्या है? NFE। ये हो गया डेल्टा G। अब चाहे इसको सेल बोल दो, है भाई, इसको सेल बोल दो, सब जगह पे सेल लगा दो, क्योंकि भाई जब भी बात होगी तो कंप्लीट सेल की ही होगी। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस NFE सेल। ये हो गया डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, और वर्क डन इज इक्वल टू NFE सेल। ठीक है, अब यही बात अगर हम करें कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह पे लिखे मैक्सिमम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर हम दूसरा लिखें मैक्सिमम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जो W मैक्सिमम होता है W मैक्सिमम जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड, माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड। मतलब डेल्टा G स्टैंडर्ड हो गया क्या? माइनस W मैक्सिमम। अब माइनस W मैक्सिमम क्या होगा? माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि W मैक्सिमम को आप लिख सकते हैं NFE स्टैंडर्ड सेल, ऐसे आप लिख सकते हैं। दो चीज़ें आप जाने, चाहे W से डेल्टा G जानिए, चाहे डेल्टा G से W जानिए, क्योंकि पहले आप बात ये कर चुके हैं। बस यहाँ पर केवल ये बताना है कि इसी को मैक्सिमम वर्क डन बोला जाता है। मैक्सिमम वर्क डन मतलब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैक्सिमम वर्क डन कितना कर सकता है। अपने लिए कुछ ना बचाए, मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ रखे ना तो मैक्सिमम वर्क डन है, और अगर रख लेता है तो वो वर्क डन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा अगर बात करें कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तीसरा पॉइंट की बात करें कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप एक बात जानिए कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होता है कि उसमें डेल्टा G की वैल्यू हो जाती है 0। डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अब डेल्टा G की वैल्यू 0 क्यों होती है? डेल्टा G की वैल्यू इसलिए 0 हो जाती है क्योंकि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू तो क्या है? माइनस NFE सेल है। अच्छा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 0 हो नहीं सकता। फैराडे कांस्टेंट है 96500, वो 0 हो नहीं सकता। तो 0 क्या होगा? ई सेल 0 होगा।
तो डेल्टा जी जीरो, तो इसका मतलब है कि ई सेल भी क्या होगा, जीरो होगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, ई सेल भी क्या होता है, जीरो होता है। अब ई सेल जीरो, डेल्टा जी जीरो, तो वर्क डन जीरो। अच्छा, वर्क डन और मैक्सिमम वर्क डन में अंतर है। मैक्सिमम वर्क डन एक सोच है। मैक्सिमम वर्क डन एक सोच है। कहने का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप एक कोई कार लेते हैं या बाइक लेते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि इसका जो एवरेज है, कार का या बाइक का जो एवरेज है, पेट्रोल का, डीजल का, जो भी, वो बताया जाता है 20 का एवरेज है, 25 का एवरेज है, 10 का एवरेज है। बाइक में 60 का एवरेज है, 50 का एवरेज है, 70 का एवरेज है, वो बताया जाता है। वो मैक्सिमम एवरेज बताया जाता है। अब आपने एक कार ली, आपने एक कार ली और उस कार का एवरेज क्या जीवन भर वही रहता है? नहीं। लेकिन कंपनी हमेशा जो क्लेम करती है वो मैक्सिमम को क्लेम करती है। तो वही डेल्टा जी, तो जैसे किसी का एवरेज जीरो भी हो रहा है, अब क्या पेट्रोल भरा रहे हैं, पेट्रोल गिर जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो भी कंपनी जो बेच रही है वो तो अभी भी अपने लोगों पे मैक्सिमम, अपने होर्डिंग पे मैक्सिमम वही लगा के रखी है। आपकी कार से उसको क्या मतलब है? तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, ई सेल इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब डेल्टा जी जीरो, ई सेल जीरो, तो के इक्विलिब्रियम क्या है? के इक्विलिब्रियम तो होता है प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट। मतलब जहां आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं वहां पर आप के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। जहां पर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं वहां पर आप के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। मीनिंग समझाएं आपको? देखिए, जैसे एट इक्विलिब्रियम ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया? ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। ई स्टैंडर्ड सेल इधर आया, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमारा ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू आया कितना, 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अब वो केसी हो, केपी हो, सिनेमन, हमने के इक्विलिब्रियम लिख दिया। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि के इक्विलिब्रियम क्या है, के इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप जानते हैं कि ये लॉग जो होता है वो बेस 10 होता है। लॉग जो होता है वो बेस 10 होता है। तो एक बात आपको बता दें कि अगर लॉग x की वैल्यू लॉग x की वैल्यू 3 है मान लो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू पावर 3। लॉग x की वैल्यू अगर 3 है तो x इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 होगा। मतलब लॉग x की वैल्यू जो भी होगी, x की वैल्यू 10 के पावर में चली जाएगी, क्योंकि इसके बेस 10 है। इसका बेस e होता तो e के पावर में चला जाता। मतलब इतना आप समझिए इसको कि ये बेस 10 है, तो जो भी log x की वैल्यू ये इतनी है और ये बेस 10 है,
तो log x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 10⁻³ होगी। तो वैसे ही इसको भी समझा देते हैं कि log k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना है, n ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.059। n ये नीचे, ठीक है। तो k इक्विलिब्रियम कितना हो गया, k इक्विलिब्रियम होगा 10⁻n ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.059। ये पावर में चला गया, मतलब ये भी एक फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। चल तो एक क्वेश्चन किया जाए इस पे। एक क्वेश्चन इस पे किया जाए, ठीक है। फाइंड स्टैंडर्ड सेल फॉर given cell at equilibrium, given cell at equilibrium। अभी इसने क्या बोला, ई स्टैंडर्ड सेल बोला। तो आपने ये स्टैंडर्ड सेल के लिए क्या करा, अब गिवन सेल है, गिवन सेल कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा है, ठीक। इसको हमने 0.2 ले लिया और इसको हमने 0.1 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। पॉइंट 2 ले लिया और 0.1 ले लिया, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब ये 0.2 है, ये 0.1 है, ठीक है भाई। देखिए अभी स्टैंडर्ड सेल निकालना हमको पता नहीं है इसका। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मान ये एट इक्विलिब्रियम मतलब इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है। सॉल्यूशन लिया हमने और हमने लिखा स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 भाई ये भी दो। अच्छा ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। मैंने वो देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना हो गया, log 0.2 अपॉन 0.1, यही है। तो हमारा के इक्विलिब्रियम तो निकालना नहीं था हमको, तो सीधे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना था। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। ये क्या आ गया, ये आ गया 0.03 और ये log 2 की वैल्यू 0.3, ये हो गया 0.009 वोल्ट, ठीक है। आ गया हमारा ई सेल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हुआ। देखिए जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। कई बार क्या होता है कि मैं इतने क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको लगता है कि सर आपने जितने कराए हमको तो उतनी वैरायटी नहीं मिल रही। कई बार ऐसा होता है। फाइंड W maximum and K equilibrium
फाइंड W maximum and K equilibrium for given cell. Given cell, हाँ अब ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो हम निकालेंगे ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो हम बोलेंगे ई स्टैंडर्ड रिडक्शन कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन एनोड। ठीक है, फॉर्मूला बताया आपको। स्टैंडर्ड रिडक्शन, देखिए इसका भी रिडक्शन ही हो रहा है और इसका भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन दिया। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन है? ये है, तो पहले एजी वाले को लाएंगे 0.80 माइनस 0.76, कितना हो गया? 1.56 वोल्ट। ये हो गया हमारा ई स्टैंडर्ड सेल। क्या हो गया? ई स्टैंडर्ड सेल हो गया। ठीक है, अच्छा डेल्टा W मैक्सिमम इज इक्वल टू है NF ई स्टैंडर्ड सेल। अच्छा N की वैल्यू कितनी है? ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 2 96500 ई स्टैंडर्ड सेल कितना हो गया? 1.56। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा W मैक्सिमम का। ठीक है, अब बात आती है के इक्विलिब्रियम की। के इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाए? तो के इक्विलिब्रियम के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो हम ले लें। के इक्विलिब्रियम, तो देखिए ई स्टैंडर्ड सेल कितना है? 1.56 इज इक्वल टू 0.06/2 लॉग के इक्विलिब्रियम, यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इधर 1.56 इंटू 2, या इसको 1.56/0.03 कर दिया ना, इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये हो गया 156/3, तो ये कितना हो गया? 52 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10⁻52। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब आप सोचोगे सर उस वाले फॉर्मूले से करके दिखा दीजिए, तो कर लो, देख लो। एन की वैल्यू कितनी है? 2, मल्टीप्लाई कर दो। नीचे कितना है? 0.6 है, डिवाइड कर दो, आ जाएगा, वही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए कभी अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.1, तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 10⁻01। अब बोलोगे सर 10⁻01 कैसे निकालें? 10⁻01 कैसे निकालें? तो एक जगह अपनी कॉपी में
या अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे जहाँ आप नाम लिखते हैं, जहाँ आप नाम लिखते हैं वहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लीजिए। 10 टू पावर 0.1, 10 टू पावर 0.2, 10 टू पावर 0.3, 10 टू पावर 0.4, 10 टू पावर 0.5, ये सारी वैल्यू आपको लिखनी है, ये सब वैल्यू आपको लिखनी है। 10 टू पावर 0.1 का होता है वैल्यू 1.26, 1.58, 1.99, इसको नियर अबाउट 2 ही बोल देंगे, 2.51, 3.16, ये वैल्यू होती है। मैंने रट्टा मार रखी है, ठीक है। अब ऐसे हो गया। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसका सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आया और आप फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो हमने 10 टू पावर 0.1 कर दिया। अब 10 टू पावर 0.1 की वैल्यू 1.26 है, तो आपने सारे सीधे वैल्यू 1.26 लिख दी। लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको कहीं लिख लीजिएगा ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाए। अब इसे मान लीजिए कि आपके सामने है कि लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2.5 है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 टू पावर 2.5। इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 0.5, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। अब 10 टू पावर 0.5 की वैल्यू 3.16 है, इंटू कितना? 10 टू पावर 2। अब 10 टू पावर 2 को 316 सीधे लिख सकता है। मतलब आप देखिए कि एकदम परफेक्ट आंसर भी आ रहा है आपका, है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3.7 है, ठीक है। तो आपने बोला कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 टू पावर 3.7। अब 10 टू पावर 3.7 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -0.3। भाई ऐसे तो लिख सकते हैं, इन दोनों को जो है ऐड करिए, देखिए 3.7 आएगा। जब 0.5 से ऊपर जाने लगी है तो फिर नेगेटिव वाले का सहारा लीजिए, और 0.5 से नीचे रहिए तो प्लस करिए, ठीक है। 0.5 या 0.5 से नीचे तक रहिए तो प्लस करिए। तो आप इसको सॉल्व करा जाए तो ये क्या हो गया? ये हो गया 10 टू पावर 4 अपॉन 10 टू पावर 0.3, और 10 टू पावर 0.3 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हो गया 1000 अपॉन कितना? 2। और ये कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू पावर 3। ये वैल्यू आ गई के इक्विलिब्रियम की। मामला कुछ पल्ले पड़ ही रहा होगा। तो के इक्विलिब्रियम निकालना, मैंने तो एक ऐसा एग्जांपल लिया था कि जो 152 और वो जो है बड़े आसानी से आंसर निकल गया था। लेकिन मान लो कि कोई बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है, और उस केस में आपको इस तरह के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में आपको इस तरह के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मैं एक दो होमवर्क देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा मुझे करके बताइएगा। के इक्विलिब्रियम मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.5 है, 1.2 है, 1.7 है, 3.9 है, 4.8 है। चलो, इस तरह की कुछ वैल्यू मैंने आपको दे दी। अब इसको आपको क्या करना है? ये सब के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू है। एक बार के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये रखिएगा, एक बार के इक्वल टू, मतलब 5 क्वेश्चन है आपका ये। अरे यार पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं, ऐसा ना हो कि समझो ही ना। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.2। तीसरा क्वेश्चन है लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.7। चौथा क्वेश्चन है लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, तो मैं क्वेश्चन ही भूल गया।
अब तो मैं जो दे दूँ वही माना जाएगा। लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। अब वो मैं भूल गया ना, वो मिटा दिया, भूल गया, तो अब यही मान दीजिएगा, इसी को करके दीजिए, उसको मत करके दीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये आप मुझे करके बताइएगा कि इसमें क्या करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, इस सब में क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम निकालना, ठीक है। अब आप एक हेडिंग डालिए, लिखिए, अब आप एक हेडिंग डालिए, लिखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल relation between electrode potential of a metal in its different oxidation state, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना है, अलग अलग वैल्यू आएगी और उनके बीच में क्या करना है आपको, रिलेशन स्टेबलाइज करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम ये अगर हम टॉपिक स्टार्ट भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि इस टॉपिक को खाली स्टार्ट नहीं करना, इस पर क्वेश्चन भी कराना। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आएंगे, करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।